कल के लेक्चर में ये चैप्टर 4 का आज लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे एवोगैड्रोस लॉ को, याद आया? और हमने ऐसे पढ़ा था कि V इज इक्वल टू के एन, V बाई एन इज इक्वल टू के। देखो व्हाट इज दिस के? एवोगैड्रोस लॉ कांस्टेंट है क्या चीज? इट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ अ गैस। What is Avogadro's law constant? Volume occupied by 1 mole of a gas. इस K की वैल्यू होती है 22.4 dm क्यूब पर मोल एट STP। कंडीशन होंगे STP। और इसको हमने फिर आगे मजीद यू लिखा V1 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई N2 फॉर टू डिफरेंट गैसेस। For two different gases with same number of mole, N1 equal to N2 equal to N। gases मुख्तलिफ हो मुख्तलिफ, लेकिन उनके मोल्स एक जितने हों, तो ये वाला इक्वेशन यू बन जाएगा V1 बाई N इज इक्वल टू V2 बाई N। N के साथ कैंसल, वी कैन राइट V1 इज इक्वल टू V2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गैसेस मुख्तलिफ हो और उनका वॉल्यूम आपस में इक्वल हो तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। इसका मतलब ये है equal volume of different gases at same temperature and pressure contain same number of particles। Are same number of moles। अगर मैं एक लीटर हाइड्रोजन लूं और साथ में 1 लीटर नाइट्रोजन लूं और साथ में 1 लीटर ऑक्सीजन लूं, तो जितने मालिक्यूल इसमें होंगे उतने मालिक्यूल इसमें होंगे, उतने मालिक्यूल इसमें होंगे। इनके नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ये सेम होंगे। ऑल दो इनके साइज में फर्क, हाइड्रोजन गैस छोटी, नाइट्रोजन बड़ी, ऑक्सीजन बड़ी, लेकिन मालिक्यूल के साइज के बढ़ने से टोटल वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ता। फॉर गैसेस ओनली, याद रखो किसके लिए? लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है देखो ये हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐसे छोटे, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। ये मैंने ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के लिए कंसिडर किया। नाइट्रोजन का साइज बड़ा, तो साइज बढ़ने से टोटल वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ा। किस चीज पे फर्क पड़ा? मॉलिक्यूल के बीच जो फासले हैं उस पे फर्क पड़ा, वो फासले कम हो गए, टोटल वॉल्यूम उतना ही है। अगर ये खाली जगह न होती तो फिर नाइट्रोजन का वॉल्यूम कम, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कम, नाइट्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं
22.4 dm क्यूब हाइड्रोजन, कितने मोल? 1 मोल। कितने मॉलिक्यूल्स? और इनका मास कितना होगा? 2 ग्राम। अगर मैं यू लिखूं 22.4 dm क्यूब नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, इतने मॉलिक्यूल्स, 28 ग्राम। 22.4 dm क्यूब O2, 1 मोल O2, मॉलिक्यूल होंगे इतने 32 ग्राम। वॉल्यूम सेम, मोल सेम, मॉलिक्यूल किस चीज में फर्क? मास में फर्क। और शर्त यह है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे? सेम। टेम्परेचर और प्रेशर को आपने छेड़ना नहीं है। Which pair among the following contains same number of moles or molecules? 1 ml water and 1 ml benzene or sulfuric acid, 1 ml hydrogen and 1 ml oxygen, 1 gram hydrogen and 1 gram nitrogen. कौन सा? ओनली बी, सिर्फ बी। देखो ये लिक्विड, ये लिक्विड, समझ आ गई? देखो नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। तो गैसेस के केस में जब वॉल्यूम एक जितना हो, सेम वॉल्यूम हो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, यहां मैंने सिर्फ ये नहीं बताया एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये लिक्विड हैं, ये लिक्विड हैं, ये गैस हैं, ये गैस हैं, लेकिन यहां मास गिवन है। क्या चीज सेम होनी चाहिए? मोल सेम होनी। तो मोल्स तो सेम नहीं है, ये तो आधा मोल है और ये तो बहुत कम है। ऊपर देखो, समझ आ गई ना? कंसिडर अनदर क्वेश्चन। The mass of 1 liter hydrogen at STP will be how much? 1 लीटर हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या whatever the gas may be, जो भी गैस हो, जो भी गैस हो, कैसे सॉल्व करना है? इस फार्मूले से कर सकते हो, इससे कर सकते हो, इससे नहीं करते यूं कर सकते हो। 22.4 dm क्यूब हाइड्रोजन, इसका मास कितना होता है? 2 ग्राम। गुड। इतने लीटर का मास होता है 2 ग्राम। तो 1 लीटर हाइड्रोजन का मास कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाई, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 11.2 ना, इसे सॉल्व करें। 1 डिवाइडेड बाई 11.2 क्या आता है? तकरीबन कोई 0.09 समथिंग। कैलकुलेटर के बगैर आप इसे डिवाइड ही करोगे। ऐसे डिवाइड करें, ऐसे 1 डिवाइडेड बाई 10। 11.2 को आप 10 कंसिडर करें, सही है? तो इससे जो आंसर आएगा वो 0.1 होगा ना? हाउ मच?
इसका ये मतलब है आपका आंसर 0.1 से थोड़ा सा कम है। पॉइंट को हटा के ऊपर 0 लिखोगे कैलकुलेशन और मुश्किल होंगे। यू हैव टू यूज योर हेड, दिमाग का इस्तेमाल करना है। ये है 1 डिवाइडेड बाई 11, है कि नहीं है? 1 डिवाइडेड बाई 11, ये 0.2 इग्नोर करें। ये 1 डिवाइडेड बाई 11, तो 1 डिवाइडेड बाई 11 तो और मुश्किल हुआ, सही है? तो मैं 11 को क्या मान लूंगा? 10। 1 डिवाइडेड बाई 10, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 से आंसर आएगा 0.1। पर ये 1 डिवाइडेड बाई 10 तो नहीं है, ये तो 1 डिवाइडेड बाई 11.2 ज्यादा है ना। मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर इससे थोड़ा सा कम होगा। मींस मेरा जो आंसर होगा वो होगा 0.09 या 0.089 समथिंग लाइक दैट, तकरीबन इतना सा मेरा आंसर होगा। 0.09 या 0.08 इतना। तो जब आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा ही होगा। ये जरा आप एक्चुअली डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाई 0.0, समझ आ गई ना? तो ऐसे कैलकुलेशन आपने यू करने हैं। 0.08 ग्राम। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर हाइड्रोजन एट एसटीपी। शाबाश, बताओ कैसे सॉल्व करूं? मॉलिक्यूल का पूछा जा रहा है। कौन सी चीज गिवन है? वॉल्यूम गिवन है और मॉलिक्यूल का पूछा जा रहा है। तो आपने दो चीजों में रिलेशन बनाना है, वॉल्यूम में और मॉलिक्यूल में। तो वॉल्यूम कहां से ले आऊं? ये मेरे पास वॉल्यूम है ना, जाना पहचाना वॉल्यूम 22.4, और इसके साथ मॉलिक्यूल लिखूंगा। तो कितने मॉलिक्यूल लिखूं? करेक्ट। मैंने वॉल्यूम में और मॉलिक्यूल में रिलेशन बना दिया। ऊपर मैंने किस चीज में रिलेशन बनाया था? वॉल्यूम में और मास में। यहां में वॉल्यूम में और मास में, और यहां में वॉल्यूम में और मॉलिक्यूल। क्यों? वो तो क्वेश्चन का, वो तो हम जाएंगे एग्जामिनर के मुताबिक, जैसे एग्जामिनर कहेगा हम वैसे ही करेंगे। ऊपर एग्जामिनर कह रहा है मास और वॉल्यूम को आपस में रिलेट करें, और यहां एग्जामिनर कह रहा है वॉल्यूम और मॉलिक्यूल को आपस में रिलेट करें। समझ आ गई? तो इतने लीटर में इतने मॉलिक्यूल, 1 लीटर के अंदर x मल्टीप्लाई डिवाइड 6.02 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 22.4। कर सकते हो? डिवीजन कर सकते हो? कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे, सुनो। ये तो बहुत मुश्किल है। 6.02 डिवाइडेड बाई 22.4। अगेन यू हैव टू यूज योर हेड। सही है? देखो, ये अगर मैं कंसिडर करूं 24, कितना कंसिडर? तो 6 डिवाइडेड बाई 24, राइट? 1/4 ना, 1/4। 1/4 से आंसर आएगा 0.25। हाउ मच? और ये मैंने कितना कंसिडर किया है? 6 डिवाइडेड बाई, इसका ये मतलब ये 24 तो नहीं है, ये तो 22 है। इसका ये मतलब है मेरा आंसर इससे थोड़ा सा ज्यादा, मेरा आंसर इससे थोड़ा सा ज्यादा। कितना ज्यादा? तो 0.25 और 0.3 के बीच में कहीं होगा। आप एक्चुअली डिवाइड करके बताओ साहब। हाँ, समझ आ गई? आपने कैलकुलेशन कॉमन सेंस से अपने लिए आसान बनाने हैं। ये टेक्निक आपने सीखना है, ये ट्रिक आपने सीखना है, क्योंकि ईटा में आपको कैलकुलेटर यूज करने की इजाजत नहीं होती। तो ये ट्रिक आप अभी से सीखे। अभी तो ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जब इस पे आप ट्राई करोगे तो ये आपको आसान, इंतहाई आसान लगेगा। मैंने कैसे मालूम किया कि इससे आंसर 0.25 आता है? मैंने इसे 6 कंसिडर किया और इसे 24, ये लगभग 23 तो है ना?
तो मैंने 23 की बजाय इसे 24 माना, तो इससे आंसर मेरे पास आया 1/4। 1/4 का मतलब है 0.25, तो 0.25 से मेरा आंसर थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये पहला डिजिट भी जब आपको मालूम हो जाए, ये पहला डिजिट तो भी काफी है। सपोज ऑप्शन में है 0.26, ऑप्शन में है 0.32, तो आपको पहला डिजिट मालूम है ना कि आपका पहला डिजिट ये है, so this one will be your option। और इस तरीके से मॉलिक्यूल्स, इसको आप यू भी लिख सकते हो, 2.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इज दिस क्लियर? Ideal gas equation or combined gas law। Ideal gas equation or combined gas law। गैसेस की 3 लॉज, एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन्हें ABC लॉस कहते हैं। A फॉर एवोगैड्रो, B फॉर बॉयल्स एंड C फॉर चार्ल्स। तो ये 3 कलेक्टिवली कहलाते हैं ABC लॉज ऑफ गैसेस। ये तीनों लॉ कंबाइन हैं इस इक्वेशन में। आइडियल गैस इक्वेशन relates volume of a gas with moles, with its number of moles, temperature and pressure। This is derived by combining the 3 laws, namely first one is Avogadro's law। कैसे लिखेंगे एवोगैड्रोस लॉ को? बताओ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और किन किन चीजों को कांस्टेंट रखना? ये 2 कांस्टेंट रखने हैं। द सेकेंड वन इज बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ को हम यूं लिखते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और किन किन चीजों को? N को और T को, इन दोनों को कांस्टेंट रखना है। द थर्ड वन इज चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आप एब्सोल्यूट नहीं कहते तो आपका स्टेटमेंट गलत। कानून में एक भी लफ्ज को हज़फ नहीं करोगे, कानून पूरा पढ़ोगे। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द मास एंड प्रेशर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ये देखो, मोल, प्रेशर, टेम्परेचर, ये तीनों इस वॉल्यूम बेचारे के पीछे ही पड़े हैं, ऐसा है ना? सो कंबाइनिंग द थ्री we can write volume is proportional to N into 1 by P into T। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो कांस्टेंट आएगा ना, N into P into T। ये P यहां ले आए, PV
ये कांस्टेंट जो है आर एन टी, दिस आर इज कॉल्ड आइडियल गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और हम इसको यू लिखेंगे, आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन टी फॉर 1 मोल फॉर n equal to 1. We can write this in that fashion, PV by T na. What is this R? Constant. Hence we can write, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर, इस आर की वैल्यू हमने मालूम करवानी है। पी वी इक्वल टू एन आर टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने इस आर की वैल्यू मालूम करवानी है। तो आर की वैल्यू हम यूं मालूम करते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल हो 1, एक गैस की मिकदार कितनी हो और उसका टेम्परेचर हो 273 केल्विन, 273 केल्विन कितने डिग्री सी के इक्वल हैं? 0, वेरी गुड, 0 डिग्री सी के, और प्रेशर हो 1 atm, क्या ये एसटीपी है? तो इन कंडीशन पे वॉल्यूम कितना होता है? इतना ना, ओके। पुट ऑल दीज इन इक्वेशन 1, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करें। प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 22.4 dm क्यूब, और 1 मोल इनटू आर इनटू 273 K। तो ये सारी जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इससे आपके पास ये वैल्यू आएगी, atm इनटू लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये आर की वैल्यू। और यूजुअली केमिस्ट्री में हम आर की यही वैल्यू यूज करते हैं। ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.082। आर की ये वैल्यू आपने तब यूज करनी है तब जब वॉल्यूम लीटर में हो, प्रेशर एटीएम में हो, और टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में। टेम्परेचर के साथ गप नहीं, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में। हाँ, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, वो आप किसी भी यूनिट में, उसका मतलब एक ही होता है, सेम, पर टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, और डेल्टा टी वो किसी में भी वो सेम हो। सिस्टम इंटरनेशनल में आर की वैल्यू, सिस्टम इंटरनेशनल में एसआई यूनिट्स में आर की वैल्यू तो क्वांटिटी 1 मोल, टेम्परेचर 273 केल्विन, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज इट 1 atm? पास्कल है ना? सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट है पास्कल, तो 1 atm की जगह पे मैंने उस पास्कल वाली वैल्यू लिखी, ओके। और वॉल्यूम 0.0224 मीटर क्यूब, ये क्या है? दिस इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब। एसआई यूनिट में वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो इससे इस डेसी को हटाना है। डेसी मीन्स 1/10, तो 1/10, 1/10, 1/10 3 बार, मतलब इसे किस पे डिवाइड करवाएं? 1000 पे। जब 1000 पे डिवाइड करोगे तो इससे मीटर क्यूब आ जाएगा। मैंने इसे मीटर क्यूब में क्यों चेंज करवाया? क्योंकि एसआई यूनिट में वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, ओके। अब आर की वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू
10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना, वॉल्यूम है 0.0224 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 मोल 273 के। देखो ये इसके साथ कैंसिल, ऐसा है ना। जब आप ये सारी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे, योर आंसर विल बी 8.314। यूनिट्स हैं न्यूटन, मीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। 8.314 न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। ये आर की वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल में आर की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा, आपका होमवर्क ये है कि आप प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में ले ले और फिर आर की वैल्यू कैलकुलेट करें। सही है। वॉल्यूम को लीटर में और प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। दो मैंने किए, एक आप करें। ओके, नाउ आते हैं द मीनिंग ऑफ आर। मिलीमीटर ऑफ मरकरी और वॉल्यूम लीटर। देखो मैं आपको बता चुका हूं द मीनिंग ऑफ के फॉर बॉयल्स लॉ, द मीनिंग ऑफ के फॉर चार्ल्स लॉ, द मीनिंग ऑफ के इन एवोगैड्रोस लॉ, राइट। के किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बॉयल्स लॉ में? एनर्जी। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम को जब टेम्परेचर हम 1 केल्विन चेंज करें तो वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो चेंज कितना होता है? वो V नॉट बाई 273, वो V नॉट बाई 273। और एवोगैड्रोस लॉ कांस्टेंट, एवोगैड्रोस लॉ कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। एवोगैड्रोस लॉ कांस्टेंट किस चीज को? मोलर वॉल्यूम। 1 मोल के वॉल्यूम को एवोगैड्रोस लॉ कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरह ये आर, व्हाट डज दिस आर रिप्रेजेंट? ये आर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? देखो आर की फिजिकल मीनिंग, अगर मेरे पास 1 मोल गैस है, ये देखो हाउ मच गैस? 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP, मतलब उसका टेम्परेचर कितना? 273 केल्विन ना। क्या हम इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं? और मैंने इस 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है। ये देखो डेल्टा टी कितना है? 1। सही है। डेल्टा टी कितना है? 1। तो जो मैंने कहा डेल्टा टी किसी भी स्केल पे हो वो 1 जितना ही होता है। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, चाहे वो केल्विन स्केल पे हो, वो सेंटीग्रेड स्केल पे हो, वो 1 जितना। लेकिन टी 1 जितना नहीं। यहां देखो टी कितना है और इस स्केल पे कितना है? 0। तो ये सेम नहीं है। ये देखो टी कितना है केल्विन पे, और तो ये तो सेम नहीं है। लेकिन डेल्टा टी देखो, केल्विन स्केल पे डेल्टा टी देखो 1 और सेंटीग्रेड स्केल पे डेल्टा से। तो डेल्टा टी आप किसी भी स्केल पे ले सकते हो, लेकिन टी को हमेशा केल्विन लोगे। ये मेरे पास 1 मोल गैस और उसका टेम्परेचर कितना था, और मैं उसका टेम्परेचर कितना करवाना चाहता हूं? मुफ्त में होगा। कैसे होगा? हाफ हीट एनर्जी रिक्वायर होगी कि उस एनर्जी को आर कहते हैं। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? और ये एनर्जी कितनी होगी? 8.314 जूल। हाउ मच विल बी दिस एनर्जी? 8.314 जूल। बताओ व्हाट इज आर? एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ a gas through 1 degree C or through 1 Kelvin.
आपने गैस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इंक्रीज करवाना हो, इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को आर कहते हैं। और बताओ ये एनर्जी होगी कितनी? और इसे जब आप कैलोरी में चेंज करोगे, बताओ हाउ यू विल चेंज दिस जूल इनटू कैलोरी? 4.18 पे डिवाइड करें तो ये कैलोरी में चेंज होगा, और इससे आपके पास आंसर आएगा 1.98 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये जूल में, ये कैलोरी में। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? द एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज the temperature of 1 mole H2 at STP to 10 degrees C. 1 डिग्री के लिए इतनी ना, for 1 degree 8.314 joule, for 10 degree सही है? व्हाट इज आर? आर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, खास एनर्जी को। किस खास एनर्जी को? 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इंक्रीज करवाना हो, उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को आर कहते हैं, और इसकी वैल्यू होगी 8.314 जूल और 1.98 कैलोरी। 1.98 को क्या मैं 2 कह सकता हूं? 2 कैलोरी। ठीक? थैंक्स।